वेलकम ऑल। आई एम बुल 94 में आपका स्वागत है। तो आज अपन देखते हैं पीपल फेवरेट स्टॉक यस बैंक। ये एक ऐसा शेयर है जिसने काफ़ी रिटेलरों को परेशान किया और काफ़ी समय से कर भी रहा है। तो देखते हैं कि इसमें ऐसा हुआ क्या कि अभी थोड़े दिन पहले ये 17-18 रुपये था, अचानक से 24 रुपये हुआ, फिर वापस ये 17-18 पे आ गया है। और कल या परसों या आज से 4-5 दिन पहले आपने कोई बॉम्बे हाई कोर्ट का ऐसा कोई रिजेक्शन पड़ा था, तो वो है क्या, कैसे हुआ, वो सारा इस एक मनी कंट्रोल के ऊपर आर्टिकल है। इंग्लिश में है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ और क्या 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 यस बैंक की गलती थी, क्या यस बैंक के एग्जीक्यूटिव लोगों की गलती थी या उन रिटेल लोगों की गलती थी जो अवेयर नहीं रहते, और अब क्या होगा ये भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, ये आज ही आया है, आप देख सकते हैं अगर किसी को दिख रहा हो तो। जनवरी 23 11:32, है ना। तो मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये क्लास जो है ये, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है। बैंकिंग सेंट्रल यस बैंक 81 बॉन्ड होल्डर न्यू द रिस्क, दे सिंपली इग्नोर्ड इट। ये तो वही बात हो गई कि आपकी गलती है, आपने पढ़ा नहीं डॉक्यूमेंट और अब आप भुगतो। देखो क्या हुआ। रिटेल इन्वेस्टर इन द बॉन्ड एंड डिबेंचर आर जनरली सपोज टू बी सेवियर देन द रिटेल स्टॉक इन्वेस्टर। बराबर है, जब भी कोई कंपनी है ना, पैसा उठाने का दो तरीका होता है, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। तो यूजुअली जो डेट के माध्यम से कंपनी पैसा उठाती है ना, उस रूट से, तो अगर लिक्विडेशन का टाइम है या कोई भी ऐसा टाइम है, पेमेंट सबसे पहले उन डेट होल्डर को होगा। अब क्या हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं। हैंस दे हैव टू टेक पार्ट ऑफ द ब्लेम। अब हुआ क्या, ये क्या था कि भाई डिबेंचर होल्डर है यस बैंक, तो अभी पूरा ख़त्म थोड़ी ना हुआ है, अभी चल रहा है मस्त एकदम 16-20 रुपये का भाव चला है, तो उनके पैसे तो मिलने चाहिए। तो देखते हैं कि हुआ क्या था। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड वर्थ टोटल ₹8415 करोड़। अरे बाप रे, बहुत बड़ा फिगर होता है। इन्होंने रिटर्न डाउन कर लिए थे एज ए पार्ट ऑफ यस बैंक रिकॉन्स्टिट्यूशन स्कीम इन मार्च 2020। आपको अगर याद हो तो 2020 में यस बैंक ने अपने एसेट को रिकंस्ट्रक्शन किया था। रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि एक बार के जितने भी आपके अगर जैसे आपका पोर्टफोलियो है उसके अंदर जितना भी आपका लॉस चल रहा है उसको बुक कर लेना, कि मान लिएगा हाँ भाई मेरा लॉस हो गया, तो बेसिक, और उसके बाद नए शेयर ले लेना। जितना भी आज की डेट में, जैसे कोई 1 लाख का किसी ने इन्वेस्ट किया था, उसके आज शेयर 80,000 रुपये चल रहे हैं, तो उसने क्या किया, आज के आज जाके क्लिक करके सेल का बटन दबा के और 80,000 रुपये कर दिया। अब उसके पास कितने हज़ार रुपये है, 80,000 रुपये ना। वो क्या बोल रहा है कि मैंने 20,000 रुपये बुक कर लिए लॉस। तो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम ऐसा ही कुछ होता है, इसको अभी डिटेल में अपन नहीं देखेंगे, अपने को समझना है हुआ क्या। ये बोलते हैं कि 8420 करोड़ के रिटर्न डाउन किए थे उन्होंने 2020 में। दे इंक्लूडेड इन सिक्योरिटी इशू टू बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल। ध्यान से देखिए, इंस्टीट्यूशनल मतलब बड़े हाथी, रिटेल मतलब हम लोग छोटे छोटे लोग। तो इन्होंने बड़े लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया और रिटेलर को भी बनाया। कैसे बनाया? द राइट ऑफ पंच्ड अ बिग होल इन द पॉकेट्स ऑफ सेवरल रिटेल इन्वेस्टर। सीधी सी बात है, बड़े हाथी के जेब से थोड़ा सा पैसा चला जाएगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट आपकी जेब से 500 रुपये भी जाता है, इट हर्ट्स। दीज वर द लाइफ सेविंग ऑफ मैनी इंडिविजुअल पर्टिकुलरली रिटायरीज। अरे यार, ये तो बड़ा दिक्कत दिया इन्होंने। जो रिटायर्ड लोग थे ना बेचारे, उन्होंने भी पैसे डाल दिए ना इसमें कि भाई डिबेंचर होल्डर है, उनको तो 8-9% जो भी ब्याज मिल जाएगा और थोड़े टाइम बाद रिपेमेंट हो जाएगा। बट ये इस बैंक ने ये किया कि हम इसको पूरा का पूरा अब राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब आपके पैसे गए, ख़त्म हुए। तो जो डिबेंचर की एक विशेषता होती है कि वो राइट ऑफ नहीं होता है उससे पहले कि कंपनी या तो पूरी की पूरी राइट ऑफ हो रही है तो अलग बात है। कंपनी चल रही है और ये बोलेगा हम आप डिबेंचर के पैसे आपको नहीं देंगे, तो ये लेके केस चला। और जो रिटेल इन्वेस्टर थे जिन्होंने कहा कि नहीं अभी कंपनी तो चल ही रही है, हमारा 8400 करोड़ रुपए राइट ऑफ कैसे करवा दिया। तो यस बैंक ने उसमें रिप्लाई में ये दिया कि हमने जब ये डिबेंचर इश्यू किए थे उसमें कुछ कंडीशंस डाली थी कि अगर ऐसा ऐसा कुछ सिनेरियो बना जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, अभी मटेरियल नहीं है, पर फ्यूचर में मे बी पॉसिबल, ये हो सकता है। तो जब ये हुआ, और बहुत उस समय माइन्यूट सी रिस्क थी, है ना। तो भाई कई ऐसे बड़े बड़े आप बैंक देखते हो, वहाँ वो फायर वाला लगाया हुआ रहता ना, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आग कल का कल लग रहा है, बट माइन्यूट पॉसिबिलिटी तो है।
तो उस ऑफर डॉक्यूमेंट में जब भी डिबेंचर लेते हैं उसके ऑफर डॉक्यूमेंट आता है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ था कहीं ना कहीं कि देखो भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ तो ये भी आपका लॉस हो सकता है। और इसमें रेटिंग एजेंसी लोगों ने भी गजब वाला गेम किया। वो देखते हैं यहाँ क्या हुआ। देखो, पर कोर्ट ने कुछ रिटायरीज के लिए अच्छा किया है, देखते हैं क्या किया है। सिंस देन इन्वेस्टर हैव बीन फाइटिंग एन एंडलेस बैटल टू देयर कैपिटल बैक। अब उन्होंने हुआ क्या, विद द बॉम्बे हाई कोर्ट क्वेश्चनिंग द राइट डाउन। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया, ना ना ना, ये बदमाशी मत करो यार, ये तो गलत बात है। आप पैसा ऐसे 8415 करोड़ रुपए फिनिश हो गए, मतलब खा गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट यस बैंक वाला बोल रहा है कि भाई देखो, ये तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग। इट मीन्स अब जो रिटायरी वाले हैं उनको बेचारों को वेट करना पड़ेगा। और अब देखना, ये जो लड़ाई है ना, जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, अब ये लड़ाई जो है ना वो रिटेल वर्सेस रिटेल हो गई है। रिटेल वर्सेस रिटेल कैसे हो गई है सर, लेट्स सी। रिटेल वर्सेस रिटेल इसलिए हो गई है आर वर्सेस आर, है ना। वो कैसे हो गया यार, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। आर वर्सेस आर, देखो पैसा किसका लगा हुआ है, 8415 करोड़ रुपए रिटेल लोगों का और बड़े लोगों का, है ना, रिटेल एंड बड़े लोगों का, वर्सेस यस बैंक में अभी के जो शेयर होल्डर है उसमें किसका पैसा ज़्यादातर लगा हुआ है, ये इन लोगों का। तो एनी हाउ अगर ये पैसे देने हैं तो देने तो इस बैंक को ही है, बराबर है, आर यू एग्री, देने तो इस बैंक को ही है। तो अब 8415 करोड़, अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि 8415 करोड़ आपको इसको देने पड़ेंगे इन लोगों को, तो ऑब्वियस है यस बैंक कोई जेब से तो देगा नहीं, क्या बोलते हैं, और कहीं से तो लाएगा नहीं, अपनी बैलेंस शीट में से ही उठाएगा। इज इट ओके, बैलेंस शीट से उठाएगा तो मतलब पैसा किसका उठाएगा, इन रिटेलरों का। तो अल्टीमेटली शेयर का भाव क्या होगा, डाउन, बराबर। अब अगर ये आता है डिसीजन कि आपको ये पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो किनका नुकसान हुआ, उन लोगों का, रिटायर्ड लोगों का, जिन्होंने हार्ड एंड मनी इस गंदे से बैंक में डाले थे और इस बैंक के अंदर इतना बड़ा गबन हो गया, उन रिटेल लोगों का, उन रिटायर लोगों का, है ना। तो अल्टीमेटली अब लॉस तो होना है, इसीलिए मैंने बोला ये लड़ाई जो है ना वो रिटेल वर्सेस रिटेल हो गई है। अब देखते हैं क्या होता है, पर पढ़ते हैं उसमें, है ना, क्या 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 और लिखा हुआ था, लेट्स सी, है ना। ये देख, फिर मैं आपको इसका चार्ट भी पढ़ाता हूँ कि क्या एक्चुअली हुआ था। हाउ डिड रिटेल इन्वेस्टर एंड अप दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन बनी क्यों, है ना। तो अब इसमें ये पूरी राम कथा ये लिखी हुई है कि भाई उन्होंने, उनके जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने स्मार्ट कैंपेनिंग की और बोला कि आप इसमें लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मतलब हो जाएगा। और कई बड़े छोटे छोटे इन्वेस्टरों ने, है ना, लाख से लेकर 9 से 10 करोड़ तक भी 81 बॉन्ड में पैसे डाले थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिस्क। अब प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी कोई आपके सामने इंश्योरेंस वाला बंदा आता है, लाइफ इंश्योरेंस का बंदा आता है, चाहे ये डिबेंचर वाला आता है, चाहे म्यूचुअल फंड वाला आता है, चाहे कोई स्टॉक मार्केट का आता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो आपको रिस्क समझाता ही नहीं। अगर कोई एजेंट ही है प्रॉपर जिसको केवल कमीशन से मतलब है, तो वो केवल आपको यही कहेगा, यार ले ले, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। द पॉइंट इज़, पूरा समझिए, उसको पूछ लीजिएगा भाई रिस्क बता दे, उसके बाद अगर आप अपना डिसीजन बनाते हैं देन इट्स फाइन, तब ठीक है। अभी देखिए क्या हुआ, कई लोगों ने 9-10 करोड़ रुपए तक भी डाले हैं। देखिए हुआ क्या, व्हाट वर द रिस्क लिस्टेड। अब देखिए, टू अंडरस्टैंड द बेटर इट इज़ वर्थ टू रिविजिटिंग द रिस्क फैक्टर लिस्टेड इन द ओरिजिनल ऑफर डॉक्यूमेंट। जो पन्ना उन्होंने बताया था ना कि भाई देख लो, इस पन्ने के अंदर आप साइन करते हो ना, जब भी ये डिवेंचर वगैरह इश्यू होता है ना, आपको 50 जगह साइन करने के लिए बोलते हैं। तो छोटे छोटे अक्षरों में क्या लिखा होगा था, देखिए, 1, इन्वेस्टमेंट इन डेट एंड डेट रिलेटेड सिक्योरिटी इन्वॉल्व अ डिग्री ऑफ रिस्क। इसमें रिस्क तो होती ही है। एंड इन्वेस्टर शुड नॉट इन्वेस्ट एनी फंड इन डेट इंस्ट्रूमेंट अनलेस दे कैन अफोर्ड टू टेक द रिस्क अटैच टू सच इन्वेस्टमेंट। मतलब भाई अब आपकी अगर औकात नहीं है ना, थोड़ा बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो आपकी अगर औकात नहीं है मत लीजिए, ये क्लियर कट लिखा था। इन्वेस्टर आर एडवाइज टू रीड द रिस्क फैक्टर केयरफुली बिफोर टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेशन टू दिस इशू। भाई आप देख लो, ये तो देखो बैंक ने कितना मस्त लिख दिया लाइन कि आप देख लो आपकी रिस्क है। इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स इन्वेस्टर शुडंट हैव put any amount such instrument without understanding the risk, and in other words investment suited only those investor who certain risk appetite, मतलब जिनकी औकात है ये उन्हीं को ही लेना था। अब क्या हुआ, सेकेंड और क्या लिखा हुआ था, एडिशनल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज
नॉट नो वन टू बैंक नाउ, मतलब बैंक बोला अभी मेरे को नहीं पता, ये गलती, ये हो सकता है कुछ बड़ा कांड आगे जाके, और दैट द बैंक करंटली बिलीव्स दैट इमैटेरियल may also have material adverse effect on its financial condition of a business और बिजनेस। ये बोल रहा है कि बैंक को लगता है कुछ अभी तक हमें रिस्क पता नहीं है। देखो ये लाइफ में सबके साथ होता है, वी नेवर नो, हमें भी नहीं पता होता है कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है ना। दूसरा बैंक ये बोलती है कि हाँ छोटी मोटी कोई रिस्क है, जैसे आपको भी अगर थोड़ा बहुत जुकाम हो गया तो ये ठीक है ना, नॉर्मल है, अपन जाएंगे वो डोलो लेके आ जाएंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी। बट अगर ये आज आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, 2 4 5 दिन जुकाम है, तो फिर भाई दिक्कत है, कोरोना टेस्ट करवा लीजिए। तो यही चीज़ बैंक ने उस टाइम में बोल दी थी कि हमें लगता है अभी कोई रिस्क है नहीं, है ना, और अब जो है वो इतनी मटेरियल हमें नहीं लग रही, ये उसने बोला था। बट अगर इसका इम्पैक्ट हुआ, अगर ये मटेरियल बन गई, तो बैंकर भाई दुख देगी, ठीक है। दिस मीन्स, अब ये नीचे पूरी रामकथा लिखी है। थर्ड क्या लिखा था देखो, 3 कंडीशनें टिकाई थी उन्होंने, 3 है शायद। इन द इवेंट ऑफ डेटोरेशन इन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक, मतलब अगर बैंक में कोई ना कोई कांड निकला जो कि बाद में हुआ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रेटिंग एजेंसी में डाउनग्रेड द रेटिंग ऑफ डिबेंचर, और रेटिंग एजेंसी क्या करेंगी, इस डिबेंचर के रेटिंग को डाउन कर देगी। अभी उन्होंने क्या किया वो बताता हूँ। In such cases, potential investor may incur loss on the revaluation of their investment and make provision towards the substandard non-performing investment as their usual norm। ये बोल रहा है कि भाई अगर रेटिंग एजेंसी ने तुम लोगों के ये डिवेंचर को डाउनग्रेड कर दिया, तो भाई देखो जो इन्वेस्टर लोग हैं वो उनको घाटा हो सकता है, और उनको अपने इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करा के और वो अपना इसको सब स्टैंडर्ड एंड नॉन परफॉर्मिंग, बेसिकली इन शॉर्ट कहूँ तो इसको लॉस मान लो, ये उन्होंने लिखा था। द रेटिंग is not recommendation to purchase, hold or sell debenture as much as the rating does not comment on the market price of the debenture or its suitability to a particular investor। अब देखिए क्या हुआ था, ये इंटरेस्टिंग। रिमेंबर बोथ केयर, देखो केयर एक तो बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, और इंडिया रेटिंग had assigned AA stable rating to Yes Bank debenture, but as seen later these rating didn't help investor when the tide turned। मतलब देखो कितने खतरनाक लोग हैं इन दोनों ने। ए स्टेबल रेटिंग बहुत अच्छी होती है, रेटिंग का कभी अपन और डिस्कशन कर लेंगे कि क्या होता है, ये बहुत अच्छी रेटिंग होती है ना। तो इन्होंने कहा था बहुत अच्छा है ये, और जब जो ये कारनामा निकला तो कह दिया कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो रेटिंग एजेंसी पे भी भरोसा करने से पहले ध्यान रखें। इन अदर वर्ड, एनी इन्वेस्टर इन यस बैंक 81 हु वुड रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट न्यू द, मतलब ये रामकथा बोला है कि भाई अगर किसी ने पूरा प्रॉपरली पढ़ा होगा तो उसको समझ आ गया होगा कि भाई ये ऐसा, इसमें रिस्क तो है। एट द सेम टाइम द ड्यूटी ऑफ एवरी इन्वेस्टर, अब ये बोल रहे कि भाई ये तो आपकी ड्यूटी थी, तो भाई आपको पढ़ना था नाउ। तो ये देखो, एट द सेम टाइम इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रूमेंट thoroughly before the putting his hard-earned money। This is also a big lesson for other investors who choose to embrace risky instrument, hoping bigger return without अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट वेल इनफ। ये उन सब के लिए लाइफ लॉन्ग स्टोरी रहने वाली है, देख लेना कि भाई ऐसे ही पैसा मत डालिए, आपका बहुत पैसा कीमती है। यस बैंक 81 बॉन्ड केस विल रिमेन वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वेस्ट। भाई रहेगा तो रहेगा, ये तो रहेगा। सो ये था स्टोरी यस बैंक के ऊपर। चलिए अब देख लेते हैं कि भाई ये तो हुआ, अब यस बैंक जाएगा सुप्रीम कोर्ट, अब उसका डिसीजन ही सुप्रीम कोर्ट जाने। फटाफट से इसका स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई अभी स्टॉक में कुछ है भी या दिक्कत ही है। लेट्स सी, ये देखिए ये रहा यस बैंक। यस बैंक दिख रहा है आपको, है ना। यस बैंक का भाव चल रहा है अभी 18 रुपये, देखो 7% तोड़ दिया। क्यों 7% तोड़ दिया है, क्योंकि उसने रेटिंग कल हुआ ना आपको 8415 करोड़ रुपए बढ़ने पड़ जाएंगे, ये अभी आया है। अगर आ गया, लेट्स सी इन्होंने अब क्या क्या किए हुए हैं, ठीक है देखते हैं। देखो ये 52,000 करोड़ की कंपनी है, इसका बुक वैल्यू है 13 रुपये, मतलब आज इसको सारी कम एसेट को सल्टा है तो 13.5 रुपये मिलते हैं। उसमें ये 8415 करोड़ है नहीं, है ना, तो वो बढ़ना आएगा तो ये और नीचे आ जाएगा इसका बुक वैल्यू। अब कुछ फैक्टर देखते हैं इसके।
कि क्या वास्तव में ये होल्ड। इसका देखो ROCE कितना है, 4.96%। मतलब आप 100 रुपये लगाते हो इक्विटी के, किसके, इक्विटी के, तो आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 5% का रिटर्न देता है। कितने का रिटर्न देता है, 5% का। 4.96 5% ही होता है भाई, ठीक है। ठीक है, ये तो इतना कुछ ढंग का मेरे को। और ROE देखो 3.21, अगेन ठीक है, ठीक ही है, कोई इतना बड़ा है नहीं। लेट्स सी, अब इसको देखते हैं कि FI कितने होल्ड कर रहे हैं इसमें, 23.2। देखें इसका चार्ट, सॉरी होल्डिंग पैटर्न देखते हैं इसमें कितना रहा हुआ है। देख लो भाई, ये देखो, ये तो भाग ही गए जीरो हो गए, राणा कपूर वगैरह तो सारे भाग गए, ठीक है। FI लोगों ने क्या किया, 12 से लेके 23 में आए हैं। देखो इस पे जाना मत हो, सितंबर 22 से इन्होंने बाइंग किया था, ठीक है, जो भी हुआ रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह, तो ऐसा कुछ शेयर का भाव इसमें नहीं बढ़ा, पर इन्होंने 44 में से ये 38 है, रिटेल कुछ कम हुए हैं, तो ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ढंग का चेंज आएगा, बट लेट सी यस बैंक अभी क्या कर रहा है, कुछ ढंग का कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, लेट सी। हाँ ये रहा भाई, यस बैंक ने देखो 13 रुपये ख़त्म किए, किसी के 1 रुपये ख़त्म किया। अब ये कभी 43 पैसे कमा रहा है, कभी 35 पैसे कमा रहा है, एक शेयर के पीछे, है ना। अभी भी इवन डोंट नो कि क्या होगा इसके साथ। तो अभी ये तो ठीक ही है, फाइनेंशियल तो मतलब ठीक तो अब क्या ही है, जिसको अभी पता चला कल 8400 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे तो लाएंगे कहाँ से ये, तो इसकी ऐसी पोजीशन होनी भी तो चाहिए। इसके अंदर और आपको क्या समझाने लायक हो सकता है, यस, एक इसका पी रेशियो देखिए आप, है ना, PE रेशियो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। PE रेशियो ध्यान से देखिए, 60 का PE रेशियो है अप्रोक्स, बाप रे। अब PE रेशियो क्या होता है पता है, PE रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना गुना देने के लिए रेडी हो। आई रिपीट, 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना गुना देने के लिए रेडी हो। देखें, मतलब आप यस बैंक में 1 रुपया कमाओगे, 1 रुपया कमाओगे, आपको उसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 59 रुपये 80 पैसे देने पड़ेंगे। अब आप कहोगे सर 100 रुपये का तो सॉरी 59 रुपये का तो शेयर ही नहीं है, 18 रुपये 40 पैसे का है, तो भाई 1 रुपया भी तो नहीं है वहाँ, वो 45 पैसे अभी करीब देख के आए थे ना अपन, तो वो आप कर लोगे ना, क्या बोलते हैं, वो 45 पैसा जो आया था ना वो था शायद 3 मंथ का, तो वो आप कैलकुलेट कर लेना। PE रेशियो फिर कभी किसी टॉपिक में। आज का मेरा टॉपिक है कि यस बैंक के केस में हुआ क्या है। तो मुझे ये स्टॉक कुछ खास अच्छा नहीं लगता है, वैल्यूएशन बहुत महंगी है। अभी तो ये कोर्ट में केस देखो, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलेगा, बेचारे जो रिटायर्ड बूढ़े लोग हैं उनके यार पैसे लौटाओ, तुम लोग ऐसे चोरियाँ मत करो यार, तो वो बोलेगा ही बोलेगा, ऐसा मेरे को भी लगता है। चार्ट पे देखें, लेट्स सी द चार्ट। कितना मिनट का, मैं इसको 15-20 मिनट का करना चाहता हूँ वीडियो, 20 मिनट। हाँ, चार्ट पे भी देखो आज बड़ा एक गैप डाउन दिया है इसने, चार्ट पे आप देख सकते हो एक बड़ा गैप डाउन दिया है यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को ये गैप डाउन, है ना। लेट्स सी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इतना बड़ा गैप डाउन दिया है, तो अब इसको ये गैप फिल करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है बॉस, है ना, ऐसा नहीं है कोई एक दिन में हो जाएगा ये। तो ये मैंने पहले से ही ड्रॉ किया हुआ था, 1 सेकेंड, इसका 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। हाँ देखो, ये कहीं पे यहाँ सस्टेन कर रहा है 15 रुपये के आसपास, इसने काफ़ी दिन तक होल्ड किया है। 15 से जैसे ही ये ऊपर गया तो देखिए ये यहाँ का ही हर्डल फेस कर रहा था, आपको दिख रहा है 17 रुपये ही, 17 में भी कई बार ये जाके वापस आया, आप देख सकते हो। ये देखिए, मैं एक लाइन बना देता हूँ, ये है ना,
ये देखो, ये करीबन जुलाई से लेके अगस्त से लेके करीबन यहाँ तक दिसंबर, ये 15 से 17 की रेंज में। जैसे ही इसने 17 को ब्रेक किया, देखो 1-2 बार ट्राई किया था, तीसरी बार स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के किया, 24 रुपये गया, वापस अपनी गंदगी बताने के लिए आया, रीटेस्ट करने के लिए आया, ऊपर जा ही रहा था और ये न्यूज आ गई। तो यहाँ भी ये अब इसको 17-18 के ऊपर थोड़ा सस्टेन होने दीजिए, तब जाके आप बाई कीजिए। और मेरा अगर प्रिसाइज मेरे को अगर कोई बोले कब लेना है, तो 18-20-30 के ऊपर इसको, मतलब सॉरी, ये 18-20-30 नहीं है, आज का कैंडल का ये क्या है, ये एक सेकंड, ये कैंडल का हाई है 1860, 1870 के ऊपर होल्ड करने दीजिए, तब आप इसको बाई करिए। अदरवाइज़ तो मेरा तो खैर, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपने एडवाइज़र से पूछिए कि क्या लगता है उनको। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये शेयर यार अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे बढ़िया तो देखिए ना, आप 1 रुपया कमाने के लिए कितना दे रहे थे इसमें, 60 रुपये बराबर। आप इस बैंक को देखिए, इसमें आप 1 रुपया कमाने के लिए कितना देना चाहते हो। और भाई ये तो 21 रुपये ही मांग रहा है ना। तो इस वजह से इसको हाथी बोलते हैं। ये बोल रहा है कि आपको 1 रुपया कमाना है तो मेरे को है ना केवल 21 रुपये दीजिए, है ना। तो कोई भी बैंक जो है ना वो ऐसे देखा जाता है बॉस। उसमें और भी है एनपी, अरे वाह, एक्सिस बैंक, ये 1 रुपया कमाने के लिए ये बोल रहा है आप मेरे को 15 रुपये दीजिए। ग्रेट। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा यस बैंक का, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगला एनालिसिस किसका करूं वो भी मुझे ज़रूर बताइए।